आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी सबको। ओके ओके ओके, दिख रही है इसका मतलब। ये सब विजुअल है। ओके ओके ओके, ठीक है। कैमरा ऑन है ना? सिर्फ मैं खुद ही देख लेता हूँ कैमरा। कैमरा ऑन कर देता हूँ। ओके, चलो आप करते हैं क्लास स्टार्ट। आज स्टार्ट होगा वेक्टर। क्या होगा? वेक्टर। जैसे हमने उसमें पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्वांटिटी दो टाइप की थी, तीन टाइप की सॉरी। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, और क्या था? और क्या था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अच्छा, आप तो बोल ही नहीं सकते ना, तो सॉरी फॉर दैट। अब जो क्वांटिटीज थी उसमें कुछ बेसिक थी, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, फंडामेंटल। और उनमें कुछ क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी कि यूनिट एंड डायरेक्शन, दोनों चीजों की जरूरत पड़ती थी। फिजिकल क्वांटिटी, चलो इसको छोड़ो। फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को एन यू लिखते थे। ये क्या था? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू ये क्या थी? यूनिट। यही थी ना? अब यूनिट थी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये चीज भूल जाइए कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसमें जो भी चीजें पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एंड डायमेंशन में। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वेक्टर, क्योंकि हमने कुछ क्वांटिटी पढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा 1 किलो शुगर लेके आओ बाहर से, तो 1 kg शुगर। क्या इसमें ये चीज आपको बतानी पड़ेगी किस डायरेक्शन में शुगर है? आपसे बोला 1 kg शुगर लेके आओ, आप सीधा शॉप पे जाओगे और शुगर लेके चले आओगे। सिंपल। आपको ये कुछ भी नहीं पता करना कि शुगर किस डायरेक्शन में लेके आनी है, कैसे क्या करना है, कुछ भी पता नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे बोला गया कि फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, किस एक ब्लॉक है, इस पर 10, ये ऐसे ही तरीके से एक ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ये भी तो पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में कि किस डायरेक्शन में है वो क्वांटिटी, जिनको जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उन्हें बोलते हैं हम वेक्टर। ठीक है। अब चलो, अच्छा अच्छा, इस चीज से हम इससे बाहर आते हैं। अब हम पहले ये देखते हैं, इस चीज को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, किसको वेक्टर बोलते हैं और किसको स्केलर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। पहले ये बताओ, इस इमेज से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये जो बंदा है, ये बंदा है, ये क्या सोच रहा है? ये इधर जाने की सोच रहा है, कैसे जाने की सोच रहा है? अब ये एक चीज ये भी सोच रहा है कि मुझे सीधा जाना है, या इस साइड में जाना है, या इस साइड में जाना है। मान लो ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, अगर इसको सीधा जाना होगा तो क्या इसको स्पीड चेंज करने की जरूरत है? नहीं, इसको स्पीड चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा चला जाएगा। अब जब अगर इसको इधर मुड़ना है या इसको इधर मुड़ना है, तब इसको स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्किड कर जाएगा। स्किड स्किड हम पढ़ेंगे आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब हम मोड़ पे मुड़ते हैं, जब भी गाड़ी को हम अपनी को टर्न करते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं, यही बात समझिए आप। ठीक है। तो इसके दिमाग में दो चीजें चल रही होंगी। इसमें क्या चल रहा होगा? दो चीजें। एक तो चल रहा होगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मुड़ना है मुझे, सीधे जाना है, या इस डायरेक्शन में मुड़ना है, या इस डायरेक्शन में मुड़ना है। दूसरा चल रहा होगा कि जो वेलोसिटी है मेरी, उसका मैग्नीट्यूड क्या रखना है। मैग्नीट्यूड क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रखना है, मैग्नीट्यूड क्या रखना है, ये चीज इसके दिमाग में चल रही हो।
चल रही होगी ना? ओके ओके। अब देखो, जैसे ये है, ये क्या शो कर रहा है? अच्छा, ये चीजें क्या शो कर रही हैं? ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट, वो सॉरी डिस्टेंस, कि यहां से इस पॉइंट तक जाने में कितने तरीके, इनफाइनाइट तरीके, इस तरीके से गया पहले, फिर इस तरीके से गया, इस ऐसे करके फिर ऐसे गया, तीनों में अलग अलग डिस्टेंस थी। ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट। ये ये हम पढ़ेंगे आपको बेटा, ये चीजें हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये चीजें मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े, ये बस मैंने आपकी नॉलेज जानने के लिए पूछा था कि आपको मतलब आता है या नहीं आता, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की वजह से हम लोगों की क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रही है, बट हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो। ठीक है। अभी तो ये था सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन कि हमको लाइफ में अपनी में यूज क्या था, मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमें वेक्टर्स को पढ़ने की, क्यों जरूरत पड़ी। क्लियर है? अब देखो, अब हम आते हैं मेनली फिजिकल क्वांटिटीज पे। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने जो पढ़ी थी, वो उनके उसके दो टाइप होते हैं। एक तो टाइप हमने पढ़ा था उस बेसिस पे, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो अदर अलग बेसिस पे पढ़ा था, ये पढ़ेंगे हम उनकी यूनिट बेसिस पे। जैसे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नी जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मास, जैसे आपने आपसे बोला था कि आपकी मम्मा ने बोला कि आपसे 1 kg चीनी लेके आओ, 1 kg चीनी लेके आओ मार्केट से। अब आप 1 kg चीनी लेने गए, क्या आपने कभी अपनी मम्मा से बोला, अपनी मम्मा ने चीनी ले आओ, तो आप सीधे गए दुकान पे और शॉप पे गए और पैसे लिए, जो पैसे उसको शॉपकीपर को देने थे वो दिए और चीनी लेके चले आए? मम्मा ने ये कभी नहीं पूछा कि बेटा इस डायरेक्शन में चीनी लाना, इस डायरेक्शन में, ये कभी नहीं बोला होगा मम्मा ने। क्यों नहीं बोला? कि इसमें जो मास होता है उसको डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं। अब ऐसे ही लेंथ है, ये वाली लेंथ है। अगर मैंने ये पूछा आपसे कि ये मेरे हाथ में जो पेन लग रहा है, मैंने आपको बताया 15 सेंटीमीटर इस पेन की लेंथ है, आप क्या आपको इस 15 सेंटीमीटर के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? इस पेन की लेंथ को डिसाइड करने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज को डिफाइन करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर टेम्परेचर मैंने बोला आपको कि जो हिमाचल प्रदेश का है एवरेज टेम्परेचर आज का मान लो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 3 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैंने बताया आपको, तो आप में से किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर किस डायरेक्शन में है 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश का? किसी के दिमाग में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इन द सेंस कि वो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन किया जा सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है, उसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है? क्लियर है आपको? यस नो बोल दो या थम्स अप दे दो। थोड़ा सा आगे बढ़ूं फिर मैं। ओके ओके ओके, थम्स अप आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके बेटा ओके, थम्स अप आ गए मेरे पास, काफी ठीक है। अब देखो, ऐसे होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको फोर्स का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको फोर्स का एग्जांपल क्या दिया था कि फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, हाँ, मैंने आपको बोला कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, F = 10 न्यूटन अप्लाई करो इस पे। तुरंत पहले आप ये पूछोगे सर किस डायरेक्शन में है, किधर फोर्स लगाऊं, मतलब इधर लगाऊं या इधर लगाऊं या इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, किधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, कैसे लगाऊं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं मैं?
इसलिए ये क्या है, वेक्टर। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ या लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ या हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पे फोर्स लगाओ। ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने लिख दिया राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो आपने तुरंत लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने बोला जैसे वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है। अब वेलोसिटी का फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने बोला कि ट्रेन की स्पीड ना, स्पीड, उसको तो ट्रेन की स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी यानी कि बोलते हैं हम कि मेरे स्पेन की वेलोसिटी इस टाइम पे 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड स्पेन की वेलोसिटी मेरी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब आप ये पूछो सर किस डायरेक्शन, आप लोगों को दिख रहा है इसलिए आपको पता है कि इस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में। फिर पेन की जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में, इसीलिए आपको पता है कि जो पेन की वेलोसिटी ऑफ पेन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। क्लियर है? मतलब वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो क्वांटिटी जो वेक्टर की लॉज को फॉलो करती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है? अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है भाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये देखो, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये जो एरो यहां से यहां तक ये जो एरो दिख रहा है, ये जो एरो का जो टेल पीछे वाला जो एंड है ना, इसको बोलते हैं हम टेल, और जो आगे वाला एंड है इसको बोलते हैं हेड। तो इसको एरो को शो करते हैं ए बी से। मान लो ये ए बी एरो है, तो जो ये जो एरो होता है ना, ये वाला, ये शो करता है जो वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फोर्स, जैसे फोर्स लिखा था मैंने, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, जो मैंने राइट डायरेक्शन लिखी थी, राइट। तो जब मैंने अप्लाई किया था उस ब्लॉक पे, फोर्स अप्लाई किया था राइट डायरेक्शन, यानी कि ये जो एरो है, ये वाला पार्ट है, ये शो करता है डायरेक्शन, ये शो करता है डायरेक्शन। और ये जो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये जो 10 था, 10 न्यूटन क्या था, इसका मैग्नीट्यूड था। ये मैग्नीट्यूड था। जो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, ओके ओके, सभी मैसेज को मुझे देखना भी पड़ता है ना। ठीक है। अब जो जो 10 न्यूटन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब देखो ये और 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये राइट डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम राइट क्या है, डायरेक्शन। तो ये जो एरो होता है, इसका जो फ्रंट होता है, वो एरो जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं लेंथ कैसे शो करती है। अब मैंने आपको बोला कि एक काम करो, आप 10 न्यूटन का फोर्स वेक्टर बनाओ। एफ इक्वल टू F1 है 10 न्यूटन, कोई F2 है आपका 5 न्यूटन, और F3 है आपका 1 न्यूटन। अब देखो 10 न्यूटन का वेक्टर आपने ये बनाया F1, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन। अब F2 का आधा बनेगा इसका, आपने बना दिया ये F2, ये F2 हो गया 5 न्यूटन। अब 1 न्यूटन का क्या बनेगा, ऐसे ये इतना बनेगा, ये F3 हो गया 1। इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड शो करती है, और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन शो करता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हम जो वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं। अब देखो, अब वेक्टर की वैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे एफ एफ फोर्स लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एरो बना देते हैं, एरो बना देते हैं, इसको बोलते हैं एफ एफ वेक्टर, यानी कि फोर्स वेक्टर। अब इसी में क्या होता है, एफ का मैग्नीट्यूड, ये जो 10 न्यूटन जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, अब इस मैग्नीट्यूड को निकालने का वही तरीका होता है, जैसे फोर्स वेक्टर को दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 2i कैप +3j कैप +4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर इन अंडर।
आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट। अब कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा आई जे के क्या है, वो बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी आप इतना बताओ कि आपको स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये क्लियर हुआ? ओनली थम्स अप भेज दिया करो, ओनली थम्स अप भेज दिया करो, ज्यादा ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है, परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। बस 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 काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, बस ऐसे ही थम्स अप भेज दिया करो, काफी है। या फिर एक काम भी और भी कर सकते हो इसकी जगह पे, तो एक काम और भी कर सकते हो, मैं भी इसका सॉल्यूशन, एक काम करना, सब लोग थम हैंड जो हैंड रेस करते हैं ना उसको डाउन कर लेना, हैंड रेस को सब लोग हैंड रेस डाउन कर लो, है ना। अब अभी जैसे आपने हैंड रेस किया, अब इनको इसी को जैसे हैंड रेस किया है ना वैसे डाउन करो अपना हैंड। जैसे पायल पायल ठाकुर, हमने सबने हैंड रेस डाउन कर लिया। अब जैसे ही मैं पूछूंगा ना आपसे, जैसे ही मैंने पूछा आपको कि क्लियर है, तो आप हैंड रेस कर देंगे अपना। अब जैसे मैंने पूछा क्लियर है, तो आप हैंड रेस करो जरा। तो ये मैं साउंड सुन लिया, ये साउंड मेरे कानों में क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही तुरंत आपने हैंड रेस कर दिया, उसके बाद आप तुरंत हैंड डाउन कर लो अपना, अपना अपना सब लोग हैंड डाउन कर लिया करोगे, ठीक है। जैसे ही मैं पूछा करूंगा बेटा क्लियर है, तो तुरंत हैंड रेस कर दिया, तो जिससे इस साउंड से मैं समझ जाऊंगा, आपको मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे इसी से मैं समझ जाऊंगा हाँ क्लियर हो गया, और फिर तुरंत अपना हैंड डाउन कर लिया। और अगर आपने हैंड रेस नहीं किया, इसका मतलब मुझे वो चीज दोबारा रिपीट करनी है, ठीक है। ठीक है ना, आप तो हैंड रेस कर दो। हाँ बस बस बस, यही 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 ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, चलो। एंड हैंड सारे सारे लोग हेड डाउन कर लो, अपने हैंड हैंड डाउन कर रखा रखा करो, जैसे ही मैं बोलूँ पूछूं ये कि समझ में आया कि नहीं आया, तभी हैंड रेस कर दिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है? हैंड रेस तो कई सारे लोग भी कर सकते हैं, मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार चैट से जाके व्हाट्सएप पे जाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि ये जो वेक्टर्स जितने पढ़ रहे थे हम, ये कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं। अब फर्स्ट फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो सेम लाइन में हो, अलोंग अलोंग द सेम लाइन, वो एक डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर और बना दूं ऐसे करके, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर भी कोलिनियर होंगे, और ये वेक्टर, तीनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। वो वेक्टर, वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट, मतलब एक लाइन में होने चाहिए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या ना हो, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब होते पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इन द सेंस कि देखो जी, जैसे ये तो पेन है, ये तो पेन दिख रहे हैं आपको पैरेलल, ऐसे वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो। पैरेलल, पैरेलल इन द सेंस, पैरेलल किसे बोलते हैं? वो लाइंस जो इन्फिनिटी पे जाके मिले, वो लाइंस इन्फिनिटी, जैसे ये दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, कहीं पे भी नाप लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो वो लाइंस, वो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हो, और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। देखो, अब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे नापते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, और यहाँ पे कोई और वेक्टर, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल नापना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर को दूसरे की टेल पे रख दूं, इसके टेल पे या तो इसको रख दूं, या इसके टेल पे इसको रख दूं। अब मैंने क्या किया कि इसके टेल पे ए वेक्टर को रख दिया, यहाँ पे ए वेक्टर को सेम रखना है, ए वेक्टर ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही डायरेक्शन में ए वेक्टर मैंने रख दिया, और ये जो एंगल होगा, टेल टू टेल मिलाते हैं, टेल टू टेल मिलाते हैं, पानी देना पानी, टेल टू टेल मिलाते हैं, ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टेल टू टेल मिलाते हैं और छोटा वाला एंगल लेते हैं। हम ये वाला एंगल भी तो ले सकते थे, छोटा वाला एंगल लेते हैं हमेशा।
छोटा वाला एंगल लेते हैं हमेशा, ठीक है बेटा। ये एंगल समझ में आया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? हैंड रेस कर दो जरा। नहीं आया? एक हैंड रेस आया है मेरे पास, चलो दोबारा बताता हूँ। जैसे दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये है हमारा बी वेक्टर। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। इसका टेल क्या है? ये है, इसका टेल ये है। अब मैंने क्या किया, वेक्टर का लॉ होता है कि हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब एंगल जो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से होगा ना, इस ये हॉरिजॉन्टल से मान लो ये 30 डिग्री पे है, तो ये 30 डिग्री ही रहना चाहिए। अब मैंने इस वेक्टर को सेम टू सेम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मान लो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये ए वेक्टर है नीचे वाला, इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री था ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 ही डिग्री है। अब एंगल ये वाला जो था ए वेक्टर, हालांकि हॉरिजॉन्टल था, इसलिए इसके इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये ए वेक्टर थर्ड हॉरिजॉन्टल में ही हो। मान लो चलो एक और केस बताता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। एक केस और बनाता हूँ। देखो ए वेक्टर था ये वाला, मान लो ए वेक्टर है ये, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में था 30 डिग्री एंगल। और कोई और वेक्टर था जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये कोई बी वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में है, आपको मान लो 40 डिग्री एंगल, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ तो 40 डिग्री है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ तो 30 डिग्री है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टेल टू टेल मिलाते हैं। हम इसका टेल उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, मान लो इस वेक्टर को यहाँ जब ड्रॉ करूंगा तो ऐसे 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 ड्रॉ होगा बी वेक्टर। और इसका यहां से लेके हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल क्या होगा? 40 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? अरे हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 40 डिग्री हो गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आएगा? ये वाला एंगल, क्योंकि ये 30 डिग्री, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या आएगा? 40 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, क्या आएगा? 10 डिग्री। क्लियर है कि नहीं बेटा? सब लोग क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नो सर या हाँ सर, कुछ भी तो बोलो यार, कुछ तो पता चले मुझे। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। उसमें क्या था? हमारा सेम डायरेक्शन थी, पैरेलल वेक्टर सबकी सेम डायरेक्शन थी, सबकी सेम डायरेक्शन थी। और देखो टू वेक्टर्स डिड नॉट टू बी इक्वल, हाँ ये तो है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें क्या है, सबकी अपोजिट सेम हो सकती है, सेम नहीं हो सकती, सॉरी सेम नहीं हो सकती, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मींस एक वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बेटा? देखो जब एक वेक्टर ऐसे था, ए वेक्टर मान लो ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो जब बी वेक्टर के टेल को इसके टेल पे रखूंगा तो बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा ना, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा ना दोनों के बीच का एंगल, जैसे यहाँ पे नापा है ये 180 डिग्री। तो पाई या 180 को क्या रेडियन में लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? पाई रेडियन। तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ये पैरेलल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? अब आते हैं हम अपोजिट वेक्टर्स पे। अपोजिट वेक्टर्स मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि देखो, जो वेक्टर की लेंथ थी वो क्या बता रही थी, मैग्नीट्यूड, यही बता रही थी ना, मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां से, देखो यहां से दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखो ये क्या है, लेंथ दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। लेंथ दोनों की सेम है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। वो वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो उनको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। यानी कि पी वेक्टर है और वो माइनस क्यू के इक्वल है, पी वेक्टर है वो माइनस क्यू के इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, हालांकि मैग्नीट्यूड कैसे सेम होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे पी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों के सेम होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इक्वल वेक्टर्स पे। इक्वल वेक्टर्स में क्या था, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं और लेंथ में भी सेम होते हैं, लेंथ में भी इक्वल होते हैं। अभी पिछले वाले में अपोजिट वेक्टर्स में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में थे लेकिन लेंथ में सेम थे। ये इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, अब लेंथ में सेम होते हैं और डायरेक्शन में भी सेम होते हैं। क्लियर है, वो उनको बोलते हैं हम अपोजिट, वो सॉरी इक्वल वेक्टर्स। अब आते हैं हम किस पे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ड्रॉ करवाया था कि 50 न्यूटन का एक वेक्टर ड्रॉ करवाया था, एक 10 न्यूटन का ड्रॉ करवाया था, एक 1 न्यूटन का ड्रॉ कराया, क्या मैं 0 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करवा सकता हूँ क्या। मान लो 50 न्यूटन का ये था, 10 न्यूटन का ये था, 1 न्यूटन का ये था, क्या मैं 0 न्यूटन का कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ क्या। 0 न्यूटन का ड्रॉ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि देखो, 0 न्यूटन का क्यों ड्रॉ कर सकते, क्योंकि जो लेंथ होती है ना उसकी, जो उसकी लेंथ होती है वेक्टर की, वही तो मैग्नीट्यूड बताती है। अब जिसकी लेंथ 0 है, भाई जिसकी लेंथ ही 0 है, उसको उसका एक पॉइंट भी नहीं बना सकता, क्योंकि इस पॉइंट की भी अगर मैं बहुत माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी पॉइंट की भी डायमेंशन आएगी, चाहे भले 0.0001 mm क्यों ना आए, लेकिन कुछ कुछ डायमेंशन जरूर आएगी। क्लियर है बेटा, कुछ कुछ डायमेंशन जरूर आएगी, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसको हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। इसको हम ड्रॉ, जीरो वेक्टर को, इसलिए यहां पे लिखा है जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, इफ टू वेक्टर है कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी कि दो वेक्टर हैं जो सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ये पॉइंट सेम है, कॉमन है, देखो कॉमन है ए वेक्टर का भी बी वेक्टर का भी, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है को इनिशियल, को इनिशियल मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब सेम इनिशियल, वो पॉइंट से दोनों वेक्टर शुरू हो रहे हैं और आगे कहीं पे भी जा रहे हैं, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ऐसे ही आएंगे को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर क्या होंगे, कहीं से भी आ रहे होंगे, जैसे ये वेक्टर भी को टर्मिनल होगा, ये वेक्टर भी को टर्मिनल होगा, ये भी को टर्मिनल होगा, ये भी को टर्मिनल होगा। ऐसे ही ये भी को इनिशियल होगा, ये भी को इनिशियल होगा, ये भी को इनिशियल होगा, ये भी को इनिशियल, ये सारे के सारे वेक्टर को इनिशियल होंगे। ऐसे ये सारे के सारे वेक्टर को टर्मिनल होंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके ओके, डन डन डन। अब देखो, अब देखो, अब क्या आता है कि द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर, कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अब देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। ये देखो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये दो पेन दिख रहे हैं, ये जो दो पेन दिख रहे हैं, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन, मान लो चाहे ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो, चाहे ये इंक्लाइन प्लेन ले लो, ये एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में। अगर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर और बना दूं, ये वेक्टर, ये इस प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन से बाहर हो गया, यानी कि वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। वो उनको उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब देखो
अ वेक्टर एक लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं, एक अनलोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स रहे। अब देखो इसमें क्या था, को इनिशियल थे, ये को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। ये दो वेक्टर अगर यहां से स्टार्ट हो जाएं तो ये भी को इनिशियल होंगे, ये सब को इनिशियल होंगे। लेकिन अगर वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट ही फिक्स हो, यानी कि कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यहीं से स्टार्ट होना है, मतलब यहीं से स्टार्ट होना है चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी पोजीशन यहां नहीं कर सकते, यहां से स्टार्ट करते तो ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं होंगे। अगर इस यहाँ पे ये को टर्मिनल वेक्टर्स होंगे। को टर्मिनल वेक्टर्स होते हैं कि जो उनके फिक्स पॉइंट फिक्स हो, यानी कि यहीं से स्टार्ट होना है, मतलब यहीं से स्टार्ट होना है, अदरवाइज कहीं से स्टार्ट नहीं होंगे। इसका को इनिशियल में को टर्मिनल, उसमें कोई इनिशियल वेक्टर में को लोकलाइज्ड, सॉरी लोकलाइज्ड, को टर्मिनल बोल रहा हूं मैं। को इनिशियल और लोकलाइज्ड वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंस है बस। को इनिशियल में क्या था कि उन जो वेक्टर्स थे उनका जो इनिशियल पॉइंट था वो फिक्स था। जैसे को इनिशियल वेक्टर्स में क्या हो रहा था, ये एक पॉइंट फिक्स था। अगर कोई इनिशियल वेक्टर इन्हीं दो वेक्टर्स को, मान लो मैं यहां से शुरू कर देता हूँ, यहां से इस पॉइंट से शुरू कर देता हूँ, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तब भी ये को इनिशियल है। लेकिन ये लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं रहे। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं रहे। लोकलाइज्ड वेक्टर कब होता है, जब उनकी जो कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है, वो कभी भी चेंज ना हो सके, हमेशा वही रहेगी। उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अब को जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनलोकलाइज्ड वेक्टर। और जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, और जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है उनको बोलते हैं अनलोकलाइज्ड वेक्टर। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? मैसेज कर दो एक बार अगर क्लियर है तो। ओके ओके, डन 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 डन। ओके यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट वेक्टर पर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। पहले ये समझते हैं हम आई जे के क्या होता है, ये सारी चीजें। देखो कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसमें आई क्या है, एक्स डायरेक्शन में चली हुई डिस्टेंस, और जे क्या है, वाई डायरेक्शन में चली हुई डिस्टेंस, और के कैप क्या है, जेड डायरेक्शन में चली हुई डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फोर्स वेक्टर दिया है आपको, वो दिया है मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब ये है, ये 2 आगे लगा है ना, इसका मतलब है 2 में दो दो यूनिट चलेगा, ये 2 यूनिट, और जे में चलेगा ये 3 यूनिट, यहां से यहां तक मान लो 3 यूनिट। के में कितना चलेगा, 4 यूनिट, के में चला 4 यूनिट। क्लियर है आपको? आई में चली हुई डिस्टेंस होती है, आई का वो एक्स में चली हुई डिस्टेंस होती है आई का कोफिशिएंट, और जे में चली हुई डिस्टेंस होती है वाई का कोफिशिएंट, वाई में चली हुई डिस्टेंस जे का कोफिशिएंट, और जेड में चली हुई डिस्टेंस होती है के का कोफिशिएंट। क्लियर है आपको? ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता ये है कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर में कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपको। मान लो कोई फोर्स वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि वो आई में भी वन चल रहा है, जे में भी वन चल रहा है, और के में भी वन चल रहा है। आई जे के इन द सेंस कि एक्स डायरेक्शन में भी 1 यूनिट चल रहा है, वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट चल रहा है, और जेड डायरेक्शन में भी 1 यूनिट चल रहा है। अब यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, अगर हम इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, कैप से। ठीक है। अब इस वेक्टर में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था ना, मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था, मान लो कोई वेक्टर है, एफ वेक्टर है, या तो एफ एफ ही मान लेते हैं चलो, या फिर वी वेक्टर मान लेते हैं, इसमें इस बार वेलोसिटी वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं, चलो ए वेक्टर मान लिया हमने। यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस के वो सॉरी जेड जेड के कैप जेड के कैप, ये कोई है वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? एक अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन अंडर। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब इसे सिमिलरली आई के सामने क्या है 1, जे के सामने क्या है 1, के सामने क्या है 1, इस सिमिलरली इसका वो क्या है मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट 3। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ इक्वल टू 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो उसका 1 आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा इसका 1 यूनिट मैग्नीट्यूड आएगा इसका। अब भाई जब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो ये यूज किस लिए होता है? यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है मैग्नीट्यूड, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है एंड इस ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। डायरेक्शन इन द सेंस कि जैसे फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, देखो किसी भी वेक्टर को, ये समझ में आया कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए। जैसे कोई फोर्स वेक्टर है, कोई फोर्स कोई मान लो यार चलो कोई पी वेक्टर है, कोई पी वेक्टर है, वो कैसे लिखा जाएगा? एक तो यूनिट होगी उसकी, सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा इसका, और एक होगी डायरेक्शन। जैसे कि मैग्नीट्यूड था इसका 5 मीटर पर सेकेंड, अब मैग्नीट्यूड ये था तो इसकी डायरेक्शन भी होगी लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, या टॉप में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन, या राइटवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। तो इन दो चीजों का सम होता है। अब जो एफ होता है, एफ जैसे कि हम फोर्स वेक्टर को लिखते हैं, ये तो इसको हम शो करते हैं, जैसे इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, पी वेक्टर इंटू पी का कैप वेक्टर। मतलब पी को हम क्या ऐसे शो कर सकते हैं, पी वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, पी का मैग्नीट्यूड इनटू पी की डायरेक्शन क्या है, पी कैप। जैसे एफ की डायरेक्शन क्या थी, एफ कैप, ऐसे पी की डायरेक्शन क्या होगी, एफ पी कैप। ऐसे ही फॉर ये देखो ये वाला है ना, ए वेक्टर कैसे शो किया है, ये ए क्या शो कर रहा है, मैग्नी ए की, ए का मतलब क्या है पता है, ए का मैग्नीट्यूड यही है। इसको हम ए भी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं भाई, हमें ना लिखने में थोड़ा सा आसानी रहती है, पहले हम ए बनाएंगे उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे ऐसे मॉड बनाएंगे, इसलिए इसको लिखने में थोड़ा आसान रहे, इसलिए हम एक ए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिख देते हैं, हम ए लिख देते हैं। तो ये जो ए था ना वो क्या है, मैग्नीट्यूड। ये थोड़ा सा कलर मैचिंग हो रहा है ना, कलर चेंज करता हूँ इसका। ये जो ए है ना, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो ए है, ए कैप, ए कैप क्या है, डायरेक्शन। और ये जो ए है, ए के ऊपर एरो जो है वो है वेक्टर की फॉर्म। अब यहाँ से जब हम डायरेक्शन वेक्टर निकालना होता है, जैसे ए कैप निकालना है हमें, तो ए को इसके नीचे भेज देंगे, जैसे यहाँ पे किया है, ए वेक्टर अपॉन ए। ये समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया कि ए कैप और ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? एक यस सर आई अभी, और थम्स अप आ गए। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक। अच्छा अगेन कोई एक बच्चा बोला सर कैन यू प्लीज टेल मी द यूनिट ऑफ यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। हाँ हाँ, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर अगेन, ओके ओके बेटा, ओके बेटा। आपने क्या नाम है, नाम व्हाट्सएप पे नहीं शो कर रहा है बट मैं बता देता हूँ। देखो यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूज क्या था हमने, यूज क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यूनिट वेक्टर का देखो इधर देखो, इधर देखो, फोर्स, फोर्स ये शो कर रहा है, फोर्स, फोर्स हमने 5 न्यूटन जो लिखा है ना, ये जो एन है वो तो यूनिट है, और ये जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है।
हम इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, जनरली हम इसको बोल देते हैं पूरा पूरा हम इसको मैग्नीट्यूड ही बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड सेपरेटली करके बता दिया है, वैसे होता यही है एक्चुअल में। अब उसको हर चीज को चार चार टर्म में डिसाइड ना करना पड़े, डिफाइन ना करना पड़े, इसलिए बोलते हैं। अब ये जो होता है ना मेनली, ये जो डायरेक्शन का काम कर रहा है, ये काम करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर यूनिट वेक्टर का किसी वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डायरेक्शन बताता है वो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा है इस वेक्टर को ए डॉट ए लिखा है, तो ये ए तो उसका मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो ए कैप है ना, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए की वैल्यू 1 है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है। और जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, न कि किसी मैग्नीट्यूड के लिए। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अब क्लियर है बेटा आपका, जिसने बोला था कि सर यूज ऑफ यूनिट वेक्टर बता दो मुझे एक बार अगेन। ओके ओके ओके, यस सर, आ गया लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े बेटा बाकी लोग। ओके बढ़ते हैं आगे। अब देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, चलो पोजीशन वेक्टर कर लेते हैं आज। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट थे, जैसे हमें एक्स डायरेक्शन में कितना क्या था, आई कैप, वाई डायरेक्शन में क्या था, जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या था, के कैप। यही था ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, यही था। अब वो वेक्टर, वो पॉइंट, वो वेक्टर जो हमें किसी भी चीज की एक रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट में पोजीशन बताए। फॉर एग्जांपल ये है हमारा पी पॉइंट, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम चले 1 सेंटीमीटर, वाई डायरेक्शन में चले 2 सेंटीमीटर, और जेड डायरेक्शन में चले मान लो 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें कोई बताए, अगर मान लो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स में कितना चले 1 सेंटीमीटर, वाई में कितना चले 2 सेंटीमीटर, जेड में कितना चले 3 सेंटीमीटर, ये किसमें है, सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स। इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कब क्या लिखेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर, यानी कि 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो ये आई जे के होते कैसे हैं, देखो ये मान लो दो एक्सिस हैं, एक्स, देखो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जो आपको दिख रही ना जेड, ये जो ब्लैक पेन दिख रहा है ये जेड है। अब देखो मैं आपको कुछ चलो यही ले लेता हूँ, ये आपको दिख रहा है ये। अब ये किस पोजीशन में है, ये जो ये आपको दिख रहा है, ये जो है मच्छर मारने वाली दवा ऑल आउट, ऑल आउट जो किस पोजीशन में, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना ऊपर है, और जेड एक्सिस मतलब कितना इस तरफ है। यहाँ पे अगर मैं इसको रखूंगा तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट भी होगा। देखो इस पॉइंट से, ये जो मैं जहां पे तीनों को पकड़ा हूं, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये ओरिजिन है। ये इस इसकी जो ऑल आउट की जो पोजीशन बता दे, पोजीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, पोजीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर कोई वेक्टर बता दे उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। अब जैसे देखो जो मैंने अभी बताया था, जो ऑल आउट लिया था, वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा था, कुछ वाई डायरेक्शन में भी था उसकी डिस्टेंस, और कुछ जेड डायरेक्शन में भी थी कुछ डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे ऑल आउट था, यहाँ पे ये ऑल आउट था, ऑल आउट था, तो या एक्स डायरेक्शन में कुछ चला था, वाई डायरेक्शन में भी कुछ चला था, जेड में भी। बेटा जेड क्या ना पेपर के अंदर होती है, जेड पेपर के बाहर होती है, तो वो हमें स्क्रीन पे नहीं देख पा रही है अभी, आपको स्क्रीन पर शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो आपके मोबाइल से बाहर की तरफ समझ सकते हो आप। मोबाइल की, अब देखो आप फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, तो ये आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट ऐसे ऐसे आपके मोबाइल की तरफ, आपकी तरफ, आपके मोबाइल से ऐसे निकल रही है, वो ऐसे निकल रही है आपके मोबाइल की तरफ से। तो वो एक्सिस इस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे से, इस सरफेस पे, इस प्लेन पे दिखाई नहीं दे सकती वो वाली एक्सिस। इसलिए आपको वो थोड़ा सा आपको रिव्यू करनी पड़ेगी, मतलब आपको फील करना पड़ेगा उस चीज को कि वो होती क्या है एक्चुअली में। 3D में है, ये सारी चीजें 3D में हो रही हैं बेटा।
चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि जैसे कि ये x है, ये y है, यहां से मेरी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से x डायरेक्शन में क्या है, मान लो 2 सेंटीमीटर, और y डायरेक्शन में क्या है 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये ओनली टू कोऑर्डिनेट में, अभी हम टू कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं फॉर एग्जांपल टू कोऑर्डिनेट, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, हमें ये पता है ना ये पॉइंट कहाँ पे है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर क्या लिखेंगे हम दो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये जो वेक्टर है जो इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, इस पॉइंट की पोजीशन ही बता रहा है ना, कि देखो x में 2 सेंटीमीटर चला है भाई वो, और y में 3 सेंटीमीटर चला है, तो इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है आप लोगों को ये? क्लियर है कि नहीं? यस और नो बता दो यार, थम्स अप या कुछ भी बोल दो। ओके ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो टाइम लेगा बेटा, तो इसको करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल कल हाँ, कल और क्लास है अभी आपकी, कल हम आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शुरू करेंगे, कल की क्लास। तो आज की क्लास अभी एंड करते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है फिर भी, तो मुझे अभी तो नहीं, पर्सनल चैट में भी बता सकता है, और मैं जिससे कि मैं कल की क्लास में उसको डिस्कस कर दूं। बस जनरली कोशिश तो यही की है कि भले ही आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश वही किया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बेटा, एक सेकंड बस। ठीक है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 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 देन ओके, चलते हैं फिर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Right, sir. वेलकम, यू वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम।